हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में आपने ये सीखा था कि गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। हमने ये सीखा था कि हमारे पास दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं। एक को हम उत्तल दर्पण कहते हैं यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरे को कनकेव मिरर कहते हैं यानी कि अवतल दर्पण। आज की क्लास में हम कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उसके पहले अगर आपने अपने क्लासरूम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत कम सब्सक्राइबर्स बचे हैं 500 प्लस होने में, और 500 हो जाएंगे जैसे ही वैसे ही हमारा कम्युनिटी टैब खुल जाएगा, तो बहुत सी चीज़ें और भी एक्सप्लोर हो जाएंगी आपके इस यूट्यूब चैनल में। उसके साथ में अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया है कि कोई ऐसा क्लासरूम है जिससे आप जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो जल्दी से बताइए उन्हें भी, और उन्हें भी जोड़िए अपने क्लासरूम के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमें क्या समझना है, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। अब हम अपना एक कोई भी तरह का दर्पण ले लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक दर्पण, और आपको बताना है कि ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, अब देखिए कल की पढ़ी हुई परिभाषा को याद करिए। एक दर्पण जो एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग है और जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर हमने पेंट कर दिया है और वो अपने अंदर के पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्योंकि ये अंदर से कर रहा है इसलिए अवतल है, जो उभरे हुए से करता है वो उत्तल होता है। अब इसके लिए हमें तरह तरह की परिभाषाएं समझनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा दर्पण है, हम एक काल्पनिक रेखा को इसके बीचों बीच से गुजारते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डॉटेड बना लिया है ताकि ये सीधी सीधी हो जाए। आप चाहें तो एकदम सीधी रेखा भी खींच सकते हैं। ये जो डॉटेड रेखा जा रही है, जो इसके बीचों बीच से जा रही है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, या फिर इसको हम इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक रेखा है जो हमारे दर्पण के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे हम मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब इसी रेखा से हम सभी दूरियां नापेंगे, इसी से हम मीज़र करेंगे कि कौन सी वस्तु कहाँ रखी है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हम समझते हैं। यहाँ पर इस दर्पण को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दर्पण क्या है, ये किसी खोखले गोले का अंश है, यानी खोखले गोले का एक कटा हुआ हिस्सा है। तो जिस खोखले गोले का ये भाग होगा, आप जानते हैं, देखिए अगर आप ऐसे ऐसे करके इसे बढ़ाते जाएंगे तो एक पूरा गोला बन जाएगा, जो मेरी संबंधित परिभाषाएं को भी ले जाएगा। ठीक है, तो उसी का, जिस गोले का ये कटा हुआ हिस्सा है, उसका जो केंद्र होता है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। सी मतलब सेंटर, और इसे हम कहते हैं इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र कहलाता है वो इसका। इसे यहाँ पे मैं हर चीज़ को लिखती जा रही हूँ, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। अब उसके बाद में दो चीज़ें हमने पढ़ ली, एक मुख्य अक्ष देख ली, दूसरा वक्रता केंद्र देख लिया। अब मुख्य अक्ष क्या होती है, हमारे दर्पण से बीच से या बीचों बीच से होकर गुजरती हुई जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और हमारा दर्पण जिस गोले का या जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसका केंद्र हमारे दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब इसके बाद में जो मुख्य अक्ष है वो हमारे दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, इसे हम कहते हैं P, और P इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, आप चाहें तो केवल ध्रुव लिख सकते हैं या फिर दर्पण का ध्रुव लिख सकते हैं। इसे भी आप दर्पण का वक्रता केंद्र कह सकते हैं या केवल वक्रता केंद्र कह सकते हैं। और ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। वक्रता केंद्र को सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ध्रुव को कहते हैं पोल। मुख्य अक्ष को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में उसे लिखते रहिए। इसके बाद में मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ पर रखी है। ठीक है, अब वस्तु को हम हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे हम, ओ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। और मान लीजिए इससे जो रेखाएं चलती हैं वो यहाँ पर दर्पण पे कहीं पड़ेंगी और इससे प्रतिबिंबित होंगी, यानी कि
मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, परावर्तित होंगी, परावर्तन होगा और उसके बाद पीछे कहीं पर प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनेगी। अब मैं आपको यहाँ अभी नहीं समझाती हूँ, मैंने आपको केवल इतना समझा दिया कि वस्तु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होती है। अब यहाँ कहीं आगे पीछे कहीं पे भी इमेज बनेगी। मान लीजिए ये वस्तु थी, इसकी यही इमेज बनी, तो इमेज को हम क्या कह देते हैं, आई कह देते हैं। ठीक है, आई मीन्स इमेज, या फिर हम इसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो अभी हमें इनका कोई काम नहीं है, ये मैंने आपको केवल बता दिया कि जहाँ कहीं भी आई लिखा मिलेगा वो इमेज होगी, और जहाँ कहीं पे भी ओ लिखा हुआ मिलेगा वो क्या होगा, वस्तु होगी। अब इसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, अब फोकस आपको समझना होगा अभी मेरे साथ में ऐसे ही, और फिर आगे जब मैं आपको और पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से फोकस समझ में आएगा कि फोकस क्या होता है। चलिए इसके लिए हम वस्तु बना लेते हैं। वस्तु से सीधी रेखाएं चलेंगी और दर्पण से टकराकर किसी बिंदु से होकर लौटेंगी। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ दर्पण से रेखा चल रही है, वस्तु से दर्पण की ओर क्या चीज़ चल रही है, प्रकाश की रेखा। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि कोई चीज़ हमें कैसे दिखती है, जब प्रकाश जाता है उस वस्तु के ऊपर पड़ता है। जैसे कि ये आपका मार्कर है, तो क्या हुआ, प्रकाश आया, लाइट मेरे सामने बल्ब लगा है या फिर यहाँ पर लगा है, मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश आया और इसके ऊपर पड़ा। फिर पड़ने के बाद क्या होता है, अगर वो यहीं पर रहेगा तो मुझे कोई चीज़ नहीं दिखेगी। फिर वो प्रकाश यहाँ से टकराता है, कुछ इधर हर तरफ फैलता है, और उस फैले हुए प्रकाश में से कुछ किरणें ऐसी भी होती हैं जो मेरी तरफ घूम जाती हैं। वो मेरी तरफ मुड़ी हुई किरणें जब मेरी आँख में रेटिना के माध्यम से आगे पुतली के माध्यम से प्रवेश करती हैं और जाकर रेटिना पे अपना प्रतिबिंब बनाती हैं, तो मुझे ये समझ में आता है कि ये एक मार्कर है। ठीक है, अब क्योंकि ये चिकना तल नहीं है, जो चिकना तल होता है उससे क्या होता है, बहुत तेज से फ्लैश आता है और हमारी आंखें बंद होने लगती हैं, इतनी जोर प्रकाश आता है। पर क्या है, ये अलग अलग कलर का है, अलग अलग कलर का रिफ्लेक्शन अलग अलग तरह से होता है। जैसे वाइट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और ब्लैक जो होता है वो रंगों को अवशोषित कर लेता है और प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं और उसका कलर निर्धारित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वस्तु जो है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो यहाँ पर टकराएंगी, और टकराने के बाद में इधर उधर फैल जाएंगी। तो जब ये फैल रही है तो आप देख रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष को एक जगह पर काट रही है। प्रकाश की किरण जो सीधी जा रही थी, जब वो लौट रही है तो वो एक जगह पर काट रही है हमारे मुख्य अक्ष को। अब ये देखा गया है कि ये वाली किरण जो गई थी वो जिस बिंदु पर काट रही है, इससे अगली अगर जाएगी तो वो भी उसी बिंदु से होकर निकलेगी। इसके अलावा कुछ नीचे से अगर जाएंगी तो वो भी इसी बिंदु से निकलेंगी। ये इस बिंदु की खासियत होती है कि जितनी भी किरणें समांतर जाती हैं, यानी आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष है हमारी, और इसके समांतर यानी इसी के सीध में जो किरणें जाती हैं वो हमेशा मुख्य अक्ष से ही होकर वापस आती हैं। तो यही बिंदु क्या कहलाता है, इसे हम फोकस कहते हैं, इसीलिए इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, और या फिर हम इसे क्या कहते हैं, हिंदी में फोकस। ठीक है, इंग्लिश में भी फोकस कहते हैं, हिंदी में भी फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप अब तक इतनों को नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ और क्या क्या हमें पढ़ना है। हाँ, इतनी चीज़ें समझने के बाद में अब हमें समझना है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है और फोकस दूरी क्या होती है। देखिए, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा ध्रुव है। अब जब भी हम दर्पण से कोई चीज़ नापेंगे तो देख रहे हैं आप, गोलीय दर्पण है। जैसे समतल दर्पण होता तो हर जगह से दूरी क्या होती, बराबर होती, लेकिन गोलीय दर्पण है तो यहाँ से दूरी किसी चीज़ की कम है जबकि यहाँ से दूरी ज़्यादा है। तो हम ये जो बिंदु हमने माना है कैपिटल P, हमारा जो बिंदु है कैपिटल P, ये कैपिटल P वो बिंदु होगा जिससे हम हर चीज़ को नापेंगे। तो हम जब नापने चलते हैं तो हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या और कैपिटल P के बीच की जो दूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वक्रता केंद्र क्या होता है, हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिससे हमने अपने दर्पण को बनाया है। तो चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि उस दर्पण की जो त्रिज्या रही होगी वही हमारे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, यानी जिस गोलीय दर्पण से हमने अपने दर्पण को बनाया है उसकी त्रिज्या ही हमारे दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी।
या हम ये भी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी ये जो दूरी है इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके सामने हमने यहाँ पे एरो खींच दिया। ये देखिए यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है इस सीध में, और यहाँ पे इस सीध में हमारा ध्रुव है, और इसी दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब इसके बाद में दूसरी दूरी होती है हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। फिर से समझिए, फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है। तो अब इसके लिए यानी ये जो दूरी है, जैसे मैंने तिरछी रेखाओं से दिखा दिया है, ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब इसके लिए आपको अलग अलग यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को समझने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में एक ही तरह से सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। इसी तरह वो दर्पण क्या होगा, बस केवल जैसे ये ऐसे बना है वो इस तरह से बन जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें उसी तरह होंगी। जहाँ पे सीधा जो गुजरने वाली रेखा होगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। मुख्य अक्ष हमारे दर्पण को जिस जगह काटेगा उस बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे। हमारा दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जितनी भी प्रकाशिक रेखाएं हैं वे सब जिस बिंदु पर आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। आप देख रहे हैं, समांतर जाने वाली रेखाएं जिस जगह पर आकर इकट्ठी होंगी उसे हम कहेंगे फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु से ध्रुव बिंदु तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। तो उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद एक चीज़ बचती है जिसे हम कहते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, जल्दी से समझ लेते हैं। हमारा फोकस बिंदु जो है यानी कि ये जो फोकस है उसमें ऐसा एक तल जो हमारे दर्पण के अभिलंबवत होता है उसे 2D इमेज में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए केवल समझ लीजिए और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाला वो तल जो हमारे मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि आपका दर्पण ऐसे रखा है, इस तरह से जैसे मैंने रखा है देखिए, और मुख्य अक्ष ऐसे जा रही है तो इसके लंबवत होगा, यानी कि फोकस बिंदु से ऐसे होकर के हमारा तल जाएगा, 90 डिग्री पर होगा ये, और फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगा, तो वही फोकस तल कहलाता है। तो सबसे पहले आप इस चित्र को बना लीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, और उसके बाद हम देखते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कम्युनिटी लगातार बड़ी होती रहे, और जितनी जल्दी हमारा जो बेस है यानी सब्सक्राइबर बेस ये बढ़ता है उतनी ही हमें हौसला अफजाई होती है काम को और लग करके करने की। तो तब तक के लिए थैंक यू।